बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे समसामयिक घटना चक्र। तो आप लोगों को ये किताब मिल चुकी होगी। इस किताब में जो करंट अफेयर है जो कि अपडेट किया गया है 1 जून 2021 से 10 मई 2022 तक, यानी लगभग एक साल की जो पूरी करंट अफेयर है, जो हमारे यूपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, वनडे जितने भी एग्ज़ाम हैं, हर वनडे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं कि जो ये पूरी किताब है, जो ये पूरी बुक है, आप लोगों को मिल भी चुकी होगी। तो यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस बुक के बारे में। इस बुक में जो भी कंटेंट है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सिलेबस है, इसमें कुछ नेशनल न्यूज़ हैं, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, कुछ यहाँ पर मिसलेनियस हैं। इसके अलावा कुछ इकोनॉमी को लेकर भी चीज़ें रखी गई हैं, वैज्ञानिक परिदृश्य भी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश विशेष को भी ध्यान में रखा गया है। और इसके अलावा कुछ शॉर्ट में चीज़ें दे रखी हैं और कुछ खेल परिदृश्य हैं। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कुछ करंट न्यूज़ हैं, यानी कम से कम 3 से 4 न्यूज़ तो हम डिस्कस कर लें। तो 4 से 5 न्यूज़ में जो सबसे पहली न्यूज़ है, जो सबसे पहली चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0, तो अटल इनोवेशन मिशन मीन्स AIM भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। भारत सरकार की एक पहल है जिसका नाम है, जिसका उद्देश्य है, जिसको हम एम कहते हैं, यानी अटल इनोवेशन मिशन। ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। इस पहल को वर्ष 2016 में स्थापित किया था और एम के तहत ही अटल टिंकरिंग लैब मीन्स ATL कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। और ATL देश भर में स्कूलों में स्थापित एक ऐसा कार्यस्थल है, मीन्स एक ऐसा वर्क स्पेस है, जहां युवा अपने विचारों को एक आकार दे सकते हैं एवं नवाचार कौशल सीख सकते हैं। तो यहाँ से हम जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकाल सकते हैं वो ये है, जो सबसे पहला है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एम। तो एम स्टैंड फॉर अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट किया गया था 2016 में, और इसके तहत स्कूल्स में एक लैब जो है स्टार्ट की गई, जिसको हम कहते हैं अटल टिंकरिंग लैब मीन्स ATL। एक कार्यक्रम लॉन्च कर दिया गया और इसके तहत जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूल में एक वर्क स्पेस डिसाइड किया जाता है, और इस वर्क स्पेस पर जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने विचारों को आकार दे सकते हैं। अब यहाँ से कौन कौन से फैक्ट्स हमारे एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं, जिसको हम स्मरणीय तथ्य में देख सकते हैं। तो करंट में न्यूज़ ये है कि 28 अप्रैल 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के द्वितीय संस्करण को लॉन्च कर दिया गया है। यानी इसके पहले इसका पहला संस्करण था, लेकिन अप्रैल 2022 को इसका जो दूसरा चरण था उसे शुरू कर दिया गया, जिसका नाम दिया गया अटल न्यू इंडिया चैलेंज के द्वितीय संस्करण मीन्स ANIC। और जो ANIC है, इसका जो पहला वाला वर्जन था, ये 2018 में लॉन्च किया गया था। दूसरी जो न्यूज़ है इसी के साथ में, वो ये है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन का ही एक भाग है। ये पहल एक अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से नवोन्मेषकों को सहयोग प्रदान करने हेतु लक्षित है, जिससे वे राष्ट्रीय महत्व तथा सामाजिक औचित्य मीन्स सोशल रिलेवेंस के क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर आधारित उत्पादों समाधानों को सृजित कर सकेंगे। ANIC में 5 प्रमुख रूप से मंत्रालय हैं, जो 5 मिनिस्ट्री हैं, वो कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं। एक तो है जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा है इसमें रेल मंत्रालय, तीसरा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, चौथा है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, और पांचवा है आवासन शहरी कार्य मंत्रालय। इन पांचों मंत्रालयों ने मिलकर ANIC में भागीदारी करी, यानी कि पार्टनरशिप किया है। ANIC 2.0 का जो चरण है वो 1 से 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, और ये कुल मिलाकर के 18 चुनौतियों पर आधारित है। अगर इन 7 सेक्टर्स की बात करें कि ये 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं कि पहला जो क्षेत्र है उसको हम कह सकते हैं E-मोबिलिटी, दूसरा है रोड ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा है स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग, साथ ही साथ स्वच्छता प्रौद्योगिकी, चिकित्सा यंत्र एवं उपकरण, अपशिष्ट प्रबंधन और कृषि। तो ये 7 क्षेत्र हैं। चलिए बात कर लेते हैं अटल इनोवेशन मिशन का जो विस्तार है। तो 8 अप्रैल 2022 को
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन यानी एम को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान करती है। एम के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले जो अभीष्ट लक्ष्य हैं वो ये हैं कि 10,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना कर दी जाए स्कूल्स में, साथ ही साथ 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना कर दी जाए, 50 यानी कि 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना कर दी जाए और अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के माध्यम से 200 स्टार्टअप्स को भी सहायता प्रदान कर दी जाए। तो ये पहली न्यूज हो गई है। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है रायसीना संवाद 2022। तो आप देखते हैं कि एक डायलॉग है जिसको हम रायसीना डायलॉग कहते हैं और हिंदी में इसको कहा जाता है रायसीना संवाद। तो जो रायसीना संवाद है ये भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक यानी जियो पॉलिटिकल और भू आर्थिकी यानी जियो इकोनॉमिक सम्मेलन है। यानी जो रायसीना संवाद है ये बेसिकली दो चीज़ों पे काम करता है। पहला है भू राजनीतिक और दूसरा है भू आर्थिकी मीन्स जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स। साथ ही एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचार का आदान प्रदान करता है। ज्ञातव्य है कि रायसीना संवाद के पहले 6 संस्करण सफलतापूर्वक हो चुके हैं। इसके पहले जो 6 संस्करण हुए ये 2016 में, 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में और 21 में हुए थे। तो जो 2022 में होने जा रहा है ये संवाद जो है ये आप देख सकते हैं 7वां संवाद है यानी कि 7th एडिशन है। तो ये जो संवाद है ये कब से कब तक हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य रायसीना संवाद का आयोजन किया गया था। ये 7वां संस्करण था और इस वर्ष के संवाद का जो आयोजन है वो वैयक्तिक प्रारूप यानी कि इन पर्सन फॉर्मेट में किया गया था। वर्ष 2021 में जो ये डायलॉग था ये कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअली फॉर्मेट में हुआ था। मीन्स इसको लेकर के कोई फिजिकल मीटिंग नहीं हुई थी। जो मीटिंग थी, जो फॉर्मेट था वो वर्चुअल था। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि जो इस वर्ष का रायसीना संवाद का पार्श्व कार्यक्रम है इसका आयोजन जो है ये बर्लिन एवं वॉशिंगटन डीसी में किया गया है। तो बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी एंड वॉशिंगटन डीसी इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए। तो जर्मनी और यूएसए में इसको किया गया है। इस वर्ष रायसीना संवाद में स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है कार्ल बिल्टर, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंथनी एबॉट की उपस्थिति रही थी। ईयर 2022 के संस्करण में 90 से अधिक देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों के 210 से अधिक वक्ताओं ने हिस्सा लिया था। और इसके अलावा एक और पॉइंट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि रायसीना संवाद सिंगापुर के शांग्री-ला संवाद से प्रेरित है। तो सिंगापुर में एक डायलॉग है जिसको हम कहते हैं शांग्री-ला संवाद, उसी से ये प्रेरित है जिसको हम कहते हैं रायसीना डायलॉग। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो गई। इसके अलावा अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी ने जम्मू एवं कश्मीर की यात्रा किया था। तो 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस, तो 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती दिवस क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। तो इस दिन देश के पीएम ने जम्मू कश्मीर की यात्रा किया था और जम्मू कश्मीर का एक सांबा ज़िला है और यहाँ पर एक पंचायत है जिसका नाम है पल्ली। इसको मोदी जी ने संबोधित किया था और इस यात्रा के दौरान उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। और इसी दिन मुंबई में प्रधानमंत्री को भारत रत्न लता मंगेशकर जी की स्मृति में स्थापित प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी प्रदान किया गया था। यानी जो देश की एक सुप्रसिद्ध विख्यात गायिका रही हैं सुश्री लता मंगेशकर जी, तो इन्हीं के सम्मान में एक पुरस्कार है जिसको हम कहते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो ये प्रदान किया गया है देश के प्रधानमंत्री जी को। इसके अलावा कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिनको हमें जानना चाहिए, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वो पॉइंट्स ये हैं कि बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन मोदी जी ने किया था जिसकी लागत है करीब 3100 करोड़ रुपए और इस सुरंग में 8.45 किलोमीटर इसकी लंबाई है और जो ये सड़क सुरंग है ये बनिहाल एवं काजीगुंड के बीच की दूरी को 16 किलोमीटर लगभग कम कर देती है, जबकि इस यात्रा में लगने वाला जो समय है वो लगभग 1.5 घंटे कम हो जाएगा।
और ये एक दोहरी ट्यूब सुरंग है, यानी ट्विन ट्यूब टनल है। इसके अलावा मोदी जी ने एक और परियोजना का शुभारंभ किया है जम्मू कश्मीर में, और उस परियोजना का नाम है रतले जल विद्युत परियोजना। ध्यान रखना है आपको, रतले जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया गया है। रतले जल विद्युत परियोजना जो है ये किश्तवाड़ ज़िले में चिनाब नदी पर स्थित है और यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। इसके अलावा एक और परियोजना का शिलान्यास किया गया है जिसका नाम है क्वार जल विद्युत परियोजना। तो जम्मू एवं कश्मीर में प्रधानमंत्री जी ने क्वार जल विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास किया है, जिसकी परियोजना क्षमता जो है लगभग वो है 540 मेगावाट। ये परियोजना भी किश्तवाड़ ज़िले में चिनाब नदी पर निर्मित है। तो दोनों परियोजनाएं, चाहे वो क्वार जल विद्युत परियोजना हो और चाहे वो रतले जल विद्युत परियोजना हो, ये दोनों की दोनों जो हैं वो चिनाब नदी पर बनाई गई हैं। इसके अलावा जो किश्तवाड़, जिसको हम कहते हैं क्वार जल विद्युत परियोजना, ये परियोजना मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाएगी और इस परियोजना से प्रतिवर्ष 1975.54 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा रतले एवं क्वार दोनों ही परियोजनाएं जो हैं, इनका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि इस क्षेत्र में बिजली का उत्पादन किया जा सके। तो आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो ये जो करंट अफेयर की चीज़ें हैं, इनको हम लोगों को ध्यान रखना है और आगे की चीज़ों को हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।